जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। 5 से 7 घुसपैठिए मार गिराए। सेना ने कहा पाकिस्तान ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने और घाटी में शांति भंग करने के लिए किए कई प्रयास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना का आधुनिकीकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। साथ ही कहा स्वदेशीकरण को दिया जाएगा बढ़ावा और देश को 50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में रक्षा क्षेत्र निभाएगा अहम भूमिका। भाजपा सांसदों के अभ्यास वर्ग का दूसरा और अंतिम दिन नई दिल्ली में आज। प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य विभिन्न महत्वपूर्ण मसलों पर पार्टी के सांसदों को अनुशासन और प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के टेक्सास में एक मॉल में हुई गोलीबारी में कम से कम 20 लोगों की मौत। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में आज। कल खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के केरान सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के द्वारा की गई घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने 5 से 7 पाकिस्तानी सैनिकों या आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनकी लाशें अब भी नियंत्रण रेखा पर पड़ी हुई हैं। भारी गोलीबारी के कारण लाश प्राप्त नहीं की जा सकी है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। और उधर कल शाम पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान ने पुंछ के मेंढेर सेक्टर में सीमा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साफ कर दिया है कि अमरनाथ यात्रियों के संदर्भ में सरकार ने परामर्श यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रावधानों में किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। Our responsibility to see the safety of the yatris and tourists, because GOC has shown the weapons, ID, and lot of terrorists are sitting across the line to cross here, and most of them are fidayeen. If something happens, that would have the repercussions inside the country all over. So we wanted to avoid that. और ताजा स्थिति पर जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता सलमान काजी से। सलमान, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सीमा पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति है। लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों और वहां के नापाक इरादों को, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, जो पिछले कई दिनों से कंटिन्यूसली जो है सीज़फायर वायलेशंस हो रही हैं, केरन सेक्टर में हुई हैं, उड़ी सेक्टर में हुई हैं, कृष्णा घाटी सेक्टर में हुई है और पुंछ। सलमान, हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि किस तरह से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, लेकिन जो भारतीय सेना है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके हर नापाक मंसूबे को नाकामयाब कर रही है। बढ़ते आगे खबरों में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना और सिर्फ स्वदेशीकरण के जरिए इनकी सभी जरूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। रक्षा क्षेत्र की PSU भारत डायनामिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन ये हमारी प्रायोरिटी है। सेना की हर जरूरत हम इंडिजनाइजेशन से ही पूरा करना चाहते हैं। अत्यावश्यक होने और देश में न बनने की स्थिति में ही किसी साजो सामान का इंपोर्ट किया जाएगा, अन्यथा हम यही चाहते हैं कि हर अस्त्र शस्त्र देश में ही बने, हमारे युवा स्किलफुल बने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योरशिप में ठहराव किसी भी सूरत में न आने पाए।
5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई, ऑफसेट के जरिए इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की भी एक अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा सांसदों के अभ्यास वर्ग के दूसरे और अंतिम दिन नई दिल्ली में आज पार्टी के सांसदों को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसदों को विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी परिवार है, संगठन की मजबूती के लिए मनोबल हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य अनुशासन स्थापित करना और पार्टी के सांसदों को विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर प्रशिक्षण देना है। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी अपनी विचारधारा और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। पार्टी सांसदों की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी विचारों के आधार पर आगे बढ़ी है, न कि किसी एक परिवार के चलते। प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को लगातार बनाए रखने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी सांसदों को लगातार सीखते रहने का विद्यार्थी भाव बनाए रखना चाहिए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि परिवार रूपी पार्टी में कार्यकर्ता सबसे अहम हैं। Learning is a continuous process throughout the life. This was his message. Party is a parivar. In this parivar, worker is most important, and BJP is growing because of our thoughts and ideology, not because of the legacy of the one or other family. The team BJP is an organic entity, not the assembled entity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा स्थानीय चुनावों में हुई भाजपा की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम को दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही सांसद विधायक चुने जाते हैं। पीएम ने कहा कि सांसदों को हमेशा कार्यकर्ता का मनोभाव जीवित रखना चाहिए। एक बार संगठन मजबूत होता है तो कैसे ये छोटे छोटे चुनाव त्रिपुरा जैसे राज्य में हम जीत सकते हैं, ये भी उन्होंने उदाहरण सहित हमारे एमपी कार्यकर्ताओं को बताया है। हम बहुत सारे कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ता के परिश्रम से इधर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमपी हो, एमएलए हो और मंत्री हो, कभी भी अपने हृदय में जो कार्यकर्ता ये रहता है, ये कार्यकर्ता को कभी भी जीवित रखना चाहिए। गौरतलब है कि बीजेपी के सांसदों की कार्यशाला में सांसदों के प्रशिक्षण के लिए कुल 9 सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा रखी गई है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सांसदों की कार्यशाला को संबोधित किया। 2 दिनों की सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को रविवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भाजपा के अभ्यास वर्ग के दूसरे दिन पर हम बात करते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे, आज क्या कुछ सत्र रहेंगे? देखिए, आज जो प्रमुख सत्र होने हैं उसमें बीजेपी की जो तैयारी है उसको लेकर खास तौर पर चर्चा होगी। संगठन के स्तर पर जो तैयारी है और साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संगठन के मुद्दे पर एक विशेष सत्र में आज संबोधन करेंगे तमाम बीजेपी सांसदों को। और इसके साथ ही हम जानते हैं कि समापन सत्र होना है आज शाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। दरअसल इस 2 दिनों में बीजेपी अलग अलग सत्रों के माध्यम से संसदीय प्रक्रिया, सांसद निधि, संगठन के से जुड़े विषयों और जो बीजेपी की तमाम राज्यों को लेकर तैयारी है, सदस्यता अभियान किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, संगठन को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, इन सब पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। और दरअसल उद्देश्य यह है कि जो सांसद हैं वो अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से निभा पाएं, संसदीय प्रक्रिया को समझते हुए सदन की कार्रवाई में भाग लेते हुए जो जरूरी मुद्दे हैं अपने संसदीय क्षेत्र के उसे और बेहतर तरीके से उठाएं और इसके साथ ही साथ एक सांसद के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर सकें और संगठन के साथ मिलकर अपने संसदीय क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम करें। इस उद्देश्य के साथ ये 2 दिन का अभ्यास सत्र रखा गया। आज दूसरा दिन है। समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जय।
बिल्कुल शैलेंद्र, साथ ही प्रधानमंत्री हमेशा से ही और हाल ही में देखा कि जो पार्टी में अनुशासन को लेकर वो काफ़ी गंभीर रहे, लगातार वो सांसदों को उसको लेकर इस पर चर्चा भी होती रही। इस बार जैसे कि काफ़ी बड़ी संख्या में भाजपा की ओर से सांसद जीतकर संसद में पहुंचे हैं, काफ़ी युवा सांसद हैं, काफ़ी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग को बिलोंग करने वाले हैं। ऐसे में काफ़ी कोशिश की जा रही है सबको एकजुट करना, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा। किस तरह की चर्चाएं, बहस पर वहां पर आपको सुनने को मिली? किस तरह से जो आपस में जो विचार आदान प्रदान हो रहे हैं, कई युवा सांसद वहां पर हैं, कई अनुभवी हैं, तो आपस के बीच में जो बातचीत या वाद विवाद हो रहा होगा वाकई बहुत दिलचस्प होगा। देखिए जया, इस संदेश स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के संबोधन में ये साफ तौर पर कहा कि दरअसल बीजेपी एक परिवार है और इस परिवार में कार्यकर्ता सबसे अहम है, और जो भी सांसद विधायक चुना जाता है वो लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से चुना जाता है। लिहाजा कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। संवाद लगातार बनाए रखना चाहिए और सांसदों को ध्यान रखना चाहिए कि कार्यकर्ता होने का मनोभाव उनके अंदर हमेशा बना रहना चाहिए, और सीखने की जो एक ललक है जो विद्यार्थी में होती है वो हमेशा सांसदों के अंदर जीवित रहनी चाहिए। तो संदेश स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चला जाए, और खुद हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच की कतार में बैठकर इस जो ये 2 दिन की कार्यशाला है उसमें उन्होंने संबोधन सुना एक आम सांसद के तौर पर। ये भी अपने आप में एक संदेश है कि दरअसल बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है, और कार्यकर्ताओं की किसी भी तरह से कोई अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, और साथ ही साथ तमाम अहम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद अपने संसदीय क्षेत्र में सांसदों को बनाए रखना चाहिए। ये स्पष्ट संदेश इस बैठक के जरिए दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के जरिए, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि लगातार सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए सांसद को, और इसके साथ ही साथ जो संसद में जो कामकाज है उसमें अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें और अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएं। इस बात की भी एक तरह से सलाह दी गई है इस 2 दिनों के कार्यशाला के दौरान। जी जया। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को एक गुरु मंत्र दिया कि भाई जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनसे संपर्क बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं बल्कि पूरे कार्यकाल के दौरान जो कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क है उनसे वो होना चाहिए सांसदों का, और उनकी बातें सुने। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जिस तरह से पीछे की पंक्ति में बैठकर उन्होंने इस कार्यशाला में शिरकत की, वो तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हुई और यकीनन उन्होंने सभी को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। बढ़ते खबरों में आगे तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने देशहित में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बनाया है ताकि लोगों को इससे फायदा मिल सके, और यही वजह है कि कांग्रेस समेत विरोधी दल भी हमारे सही काम को चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं, और संसद के मौजूदा सत्र में खासा कामकाज देखने को मिल रहा है। ये बिल सभी देश के सभी वर्गों के लिए इतने अच्छे बनाए हैं। हमने कोई राजनीति नहीं की। जैसे आतंकवादियों को आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, उसमें हिंदू मुसलमान मजहब नहीं लाया हमने, एक बैलेंस किया। तो इसलिए कांग्रेस भी या बाकी विपक्षी दल भी अपना पॉइंट रखते हैं लेकिन ज्यादा विरोध नहीं कर पाते, इसलिए लगभग सभी बिल सहमति से पास हो रहे हैं। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों की मूलभूत जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो मोदी जी का स्वभाव जो मैंने समझ लिया है वो ये है कि वो एक लक्ष्य को पूरा करते हैं तो नया दूसरा बड़ा लक्ष्य रखते हैं। तो हर एक को घर मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, गैस मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और नल से जल मिलेगा। अब यही तो आदमी की चाहत है, यही तो गरीब की एस्पिरेशन है, वही पूरा कर रहे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के तौर पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीते 5 वर्षों में देश में वन के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है और सरकार लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पिछले 4 साल में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो जंगल का क्षेत्र है वो लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गया है। तो इसका मतलब जंगल के बाहर भी लोग पेड़ लगा रहे हैं और उसको हम और प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हर मेड़ पर पेड़, सोशल फॉरेस्ट्री, फ्रूट का फॉरेस्ट्री और बाकी भी सभी तरह का फॉरेस्ट तैयार हो, बाहर बढ़े,
और लोग पेड़ की खेती भी कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 अफ्रीकी देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल गिनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की कड़ी में मौजूदा केंद्र सरकार ने 18 नए दूतावास खोलने का फैसला किया है, जिसमें 7 दूतावास पश्चिमी अफ्रीका में खोले जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप में हमने जो 18 नई एम्बेसी खोलने का निर्णय लिया है, ये मोदी सरकार ने, उनमें से आपको प्रसन्नता होगी 7 एम्बेसीज हम आपके पश्चिम अफ्रीका में खोलने जा रहे हैं। सात एम्बेसी का मतलब ये है कि हम 50% कवर करेंगे आपके वेस्ट अफ्रीका में। आई थिंक यू हैव गॉट 15 कंट्रीज, उसमें हम 7 में खोलने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने जल परियोजनाओं के लिए गिनी को 117 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान राशि देने की पेशकश की है। Development cooperation is a key element in our engagement with Guinea, from healthcare, fight against Ebola, agriculture, transport to energy security. To deepen it further, yesterday we offered a concessional finance assistance of $170 million to fund water projects in Guinea. और यहाँ रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढककर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए, तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात कर लेते हैं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश की, जिसकी वजह से मौसम विज्ञान विभाग ने आज 24 घंटे के दौरान महानगर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसे देखते हुए अधिकारियों ने स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है। सांता क्रूज इलाके में मिलान सबवे में जोरदार बारिश की वजह से पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने के कारण कारों और अन्य वाहनों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पालघर नाला सोपारा इलाके में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पानी लोगों के घरों में घुस गया है। नागपारा इलाके में भारी वर्षा, जेजे अस्पताल के सड़कों और गलियों में भी पानी भर गया है। और रेल यातायात भी खासा प्रभावित हुआ है। भारी बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन लोकल रेल की रफ्तार भी रोक दी है। रेल पटरियों पर पानी भर जाने को लेकर मध्य रेलवे के ठाणे और पनवेल रेलखंडों पर शनिवार को ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा तथा विभिन्न स्टेशनों पर हजारों यात्री फंस गए। यात्रियों की सहायता के लिए शहर के नगर निकाय ने दक्षिण और मध्य मुंबई के स्कूलों में राहत शिविर खोले हैं। मध्य रेलवे ने हार्बर लाइन पर नवी मुंबई के CSMT वाशी मार्ग और मुख्य लाइन पर CSMT ठाणे खंड के बीच ट्रेनों के परिचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
सीएसएमटी और दादर स्टेशनों के बीच विशेष तीव्र सेवाएं संचालित की जा रही हैं। और मुंबई से ताजा स्थिति के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा इस वक्त हमसे जुड़ गई हैं। श्यामा, तस्वीरें तो वाकई बहुत ही बुरा हाल बयां कर रही हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? कहां कहां जल भराव देख रहे हैं? कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इस वक्त बारिश की क्या स्थिति है? जी पूरा वीकेंड रहा मुंबई के लिए और आज के लिए भी प्रेडिक्शन यही है कि पूरा दिन कंटिन्यूस और भारी बारिश मुंबई को हो सकता है। साथ ही जब हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस और भारी बारिश, तो कल रात 3 बजे सुबह से यानी कि बारिश जो है उसने वापस से जोर पकड़ा है और लगातार भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से वाटर लॉगिंग जो है, जल भराव का समस्या हम देख रहे हैं। बोरीवली, कांदिवली, अंधेरी, परेल, किंग सर्कल, सायन, दादर, मुलुंड, मिलन सबवे, ये सभी एरियाज जो हैं वहां पर जल भराव की समस्या हो रही है। क्योंकि मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है, व्हीकल ट्रैफिक का जाम जो लगता है वो अभी नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन सारी जो गाड़ियां हैं, अगर इसके आसपास का आप विजुअल्स देखें, जो पार्किंग की हुई गाड़ियां हैं वो काफी टायर के ऊपर तक जल भराव के एरिया में डूब चुका हुआ है। और साथ ही जब हम बात कर रहे हैं कि जो पानी हो रहा है, भारी बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से आपने ट्रेन के बारे में भी बताया, तो जो साउथ ईस्ट घाट का इलाका है महाराष्ट्र का, वहां पर पत्थर लैंड बुल्डर्स गिर जाने की वजह से जो ट्रेन की सर्विसेज हैं सेंट्रल रेलवे पे, वो काफी सारी ट्रेन को डाइवर्ट किए गए हैं। शॉर्ट सर्विस जो ट्रेन हैं उससे कई सर्विसेज को डाइवर्ट किए गए हैं। और साथ ही जो जैसे हम बता रहे हैं कौन सी सर्विसेज, तो हुसैन सागर हैदराबाद, दुरंतो एक्सप्रेस, ये सारे और अन्य ट्रेन भी जो हैं उन्हें डाइवर्ट किए गए हैं। बिल्कुल श्याम, अगर हम बात करें रेल लाइन की, तो रेल कौन कौन सी ट्रेन हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर नजर आ रही है? कई जगहों से जल भराव की, जिस तरह से आपने कहा, खबर आ रही है, कहीं पर बोल्डर गिरने की भी बात हो रही है। तो ऐसे में क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जो हमने पीछे हाल ही में देखी, जब एक पैसेंजर ट्रेन थी वो भी फंसती नजर आई थी? जी, इस बार अभी ऐसा हमें नजारा देखने को नहीं मिला है। जो पिछली बार हम महालक्ष्मी एक्सप्रेस के समय पर हमने देखा था कि पूरी ट्रेन को लोगों को, पैसेंजर्स को एनडीआरएफ की टीम की हेल्प की वजह से निकाला गया था उस बुरी सिचुएशन से। लेकिन इस बार अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, तो चूनाभट्टी का जो इलाका है वहां पर पानी भर गया है। और अंबरनाथ का जो इलाका है वहां पे कम से कम 18 इंच जो रेल का पटरी होता है उसके ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उसे टोटली सस्पेंड कर दी गई हैं। बोथ वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे पे जो जितने भी पैचेस में ट्रेन सर्विसेज चल रही हैं वो भी बहुत कॉन्शियस स्पीड पे चल रही हैं, जिसकी वजह से काफी भारी डिलेज जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही जब हम बात कर रहे हैं एयर ट्रैफिक की, तो एयर ट्रैफिक की ओर से जो पीआरओ है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के, वो बता रहे हैं कि सर्विसेज जो है कुछ डिलेज डिपार्चर्स और अराइवल्स में हो रहे हैं, लेकिन बाकी ऑपरेशंस जो है वो नॉर्मल है। साथ ही अगर हम आज की प्रेडिक्शन की बात कर लें, तो आज के लिए भी भारी बारिश का चेतावनी दी गई है। और इसके लिए अगर हमारी परेशानियां बढ़ती हैं तो वो हाई टाइड से रहेंगी, क्योंकि अराउंड 2:30 बजे का समय है जब 4.83 मीटर का लहर हाई टाइड के साथ में आएगा। और अगर भारी बारिश कभी भी जारी रही तो पानी, जो जल भराव का पानी होता है, वो उससे निकलने में काफी दिक्कत होगी और ज्यादा देर तक वाटर लॉगिंग मुंबई को झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल श्यामा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई में इस वक्त भारी बारिश के चलते स्थिति काफ़ी ख़राब है। जो सामान्य जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता नज़र आ रहा है। सड़कें पर पानी भरा हुआ है सड़कों पर। ऐसे में जो वहाँ का परिवहन है वो तो प्रभावित हुआ ही हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है रेल परिवहन और रेल यातायात। जगह जगह पर ट्रेन के फंसे होने की बात हो रही है। कई ट्रेन को कैंसिल किया गया है, कई को डाइवर्ट किया गया है। तो पूरी जानकारी के लेने के बाद ही आप लोग अपने घरों से बाहर निकलें। रुक करते हैं बिहार का। तो बिहार में 13 जिलों में आई भीषण बाढ़ से अभी भी प्रभावित इलाकों में स्थिति भयावह बनी हुई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को हुआ है। वहीं दरभंगा में राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और मानव बल को लगाया गया है और मोटर बोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो विभिन्न एजेंसियां जुटी हुई हैं बाढ़ से लोगों को बचाने में। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, और सबसे पहले बात अमेरिका की, जहां के टेक्सास प्रांत में एक शॉपिंग मॉल में कल हुई गोलीबारी में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। अमेरिका मैक्सिको सीमा से कुछ मील की दूरी पर स्थित अल्पासो में सिएलो विस्टा मॉल में स्थित वॉलमार्ट के स्टोर में गोलीबारी हुई। इस घटना में घायल हुए 26 लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार एक संदिग्ध युवा श्वेत आदमी को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गोलीबारी की घटना को खौफनाक बताते हुए संघीय सरकार की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया है। और हांगकांग पुलिस ने लोकप्रिय पर्यटन स्थल में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। चीन की सख्त चेतावनियों के बावजूद इस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र में हिंसा हो रही है। कल लगातार 9वें सप्ताहांत को हिंसा हुई। ये सिमशा सुई में हुई है। इस इलाके में लग्जरी मॉल और होटल भी हैं। एक थाने के पास घेराबंदी किए हुए प्रदर्शनकारियों को गैस मास्क और ढाल लिए अधिकारियों ने खदेड़ा। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पार्किंग स्थल में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और आसपास की दीवारों को रंग दिया। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज किया। इसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चीन से जोड़ने वाली 3 सुरंगों में से एक को बंद कर दिया, जिस वजह से बड़े पैमाने पर यातायात बाधित हुआ है। हालांकि आधे घंटे बाद उन्हें हटा लिया गया। गौरतलब है कि दक्षिण चीन के अर्ध स्वायत्त आर्थिक केंद्र में करीब 2 महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रत्यर्पण विधेयक को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन का सिलसिला लोकतांत्रिक सुधारों की मांग के आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और साइबेरिया की जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए रूसी आपातकालीन कर्मचारियों ने शनिवार को साइबेरिया में 3.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों को बचाने का कार्य जारी रखा। साइबेरिया के जंगलों में लगी आग का क्षेत्र लगभग बेल्जियम के आकार या अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के आकार के बराबर है। पर्यावरणविदों ने इस आग को भयंकर पर्यावरण की तबाही करार दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रह से प्राप्त चित्रों में आग से साइबेरिया और सुदूर पूर्व अलास्का और कनाडा के पश्चिमी तट तक सभी जगहों से धुएं को दर्शाया है। रूस ने आग को बुझाने के लिए अग्निशामकों की मदद के लिए अपने सैन्य विमानों को तैनात किया है। साइबेरिया में लगभग 30,000 वर्ग वन क्षेत्रों में लगी आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए सैन्य परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं क्रिकेट की, तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज फ्लोरिडा के लॉरेल हिल में खेला जाएगा। कल इस जगह खेले गए पहले T20 में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम 3 T20 की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। विंडीज के खिलाफ इस फॉर्मेट में टीम इंडिया ने लगातार चौथी जीत दर्ज की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं अंग्रेजी में समाचार रुकमा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।